नमस्कार। केपीएस के फ्री प्रिपरेशन के तीसरे दिन एनसीईआरटी राजनीति या पॉलिटी के लेक्चर 2 में आप सबका स्वागत है। ये आपके हिंदी माध्यम का लेक्चर है। अगर आपकी लैंग्वेज कोई और है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके उस लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। हिंदी भी है तो इस प्रोग्राम को अगर आप वेबसाइट पे जाके ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज और हर चीज़ आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो आज ही जाके वहाँ पे अपनी तैयारी आप पूरी की पूरी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। तो बिना और समय गवाए दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं राजनीति का। तो आज के लेक्चर में हमने जो पढ़ना है कि लोकतंत्र के और क्या क्या प्रकार होते हैं, लोकतंत्र के क्या क्या प्रकार हैं, और उसमें भारत भारत कहाँ स्टैंड करता है, हम इस सारी चीजों को पढ़ेंगे। और लोकतंत्र के क्या कुछ फीचर होने चाहिए, क्या चीज एक देश को लोकतंत्र बनाती है, वो सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करें लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र अपने आप में दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसका एग्जाम्पल अगर एक एक साइड पे एग्जाम्पल भी लगा के चलते हैं, फिर आपको मैं उस चीज को डिटेल में बताता हूँ। एक साइड पे है आपका एग्जाम्पल में स्विट्जरलैंड, और दूसरी तरफ आपके एग्जाम्पल में है आपके तीन देशों का नाम, आपका यूएसए, यूएसए, हमारा प्यारा भारत, और आपका यूके भी, ठीक है। ब्रिटानिया हो गया, अमेरिका हो गया और भारत हो गया। ये तीनों एक साइड पे हम एग्जांपल में लिख लेते हैं। देखो, प्रत्यक्ष को अंग्रेजी में डायरेक्ट डेमोक्रेसी और अप्रत्यक्ष को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में फर्क क्या है, इन चीजों को समझे। देखो, हमारे यहाँ पे कैसा सिस्टम काम करता है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में कैसा सिस्टम काम करता है, इन दोनों को पहले कंपेयर करते हैं। हमारे यहाँ पे आप और मैं, जो हमारे पूरे देश के लोग हैं, हम वोट डालते हैं और अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, ठीक है। जो हमारे प्रतिनिधि हैं, खास करके दो इलेक्शंस में, हम एक तो लोकसभा में वोट डालते हैं, उससे बनते हैं आपके एमपी, और एक आपके हर स्टेट के अंदर जब इलेक्शन होते हैं, हमारे राज्यों के अंदर इलेक्शन होते हैं, आपके बनते हैं एमएलए, ठीक है। विधानसभा के या संसद के जब भी आपके चुनाव होते हैं, हम जब भी चुनाव में भाग लेते हैं, वोट डालते हैं, तो हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। देखो, इंडिया में इलेक्शन होते कैसे हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अगले लेक्चर्स में और डिटेल में बात करेंगे कैसा सिस्टम है, क्या चीज है, पर एक सिस्टम की यहाँ पे बात करनी जरूरी है, इस चीज को समझाना जरूरी है। देखो, एक जो पूरा एक राज्य मान लो, इसे एक स्टेट मान लो। अब अगर किसी भी स्टेट के अंदर, लेट्स सपोज आपके जो स्टेट की आपकी विधानसभा है, वहां पे 100 सीटें हैं। अब इन 100 सीटों के लिए यानी कि 100 लोग चुने जाने हैं। अब चुने जाने के लिए दो तरीके हैं। सॉरी, या तो आपकी जितनी भी स्टेट्स हैं, यहां पे जितना भी इलाका है स्टेट का, सारे के सारे इलाके को, जितना भी इसका इलाका है, सारे इलाके को मैं बराबर बांट दूं और हर इलाके में से एक एक बंदा चुन दूं। मतलब ऐसे 100 इलाके बना दूं और हर इलाके में चोन करवाऊं हर जगह से। जैसे हमारे इलेक्शन क्या होते हैं, जैसे मतलब ये जो एक इलाका बनता है, इसे हम कहते हैं कि आपका निर्वाचन क्षेत्र है,
निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र जिसे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंसी भी कहते हैं। अब ये जो आपका निर्वाचन क्षेत्र है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, बेसिकली इसमें होता क्या है सॉरी, कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आपके 4 उम्मीदवार खड़े हो गए, वो आपके घर आएंगे या रैलियां करते हैं कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। आप जितने भी आप लोग 18 साल से ऊपर हो, आप वोट देने के लिए एलिजिबल होते हो, आप दे सकते होते वोट। तो आप जाओगे वहां जाके जिसे भी आप चुनना चाहोगे उससे जाके वोट डालोगे, जिसे आपने वोट डाली या बाकी सबने भी जिसे डाली होगी, जिसे सबसे ज्यादा वोटें मिल जाती हैं वो जीत जाता है। तो ये माना जाता है कि इस इलाके से वो आदमी जीत गया, आदमी या औरत वो जीत गया। ऐसे ही हर इलाके से कोई ना कोई जीतेगा, ठीक है। हर इलाके में से एक एक आदमी करते करते, आदमी या औरत करते करते 100 सीटें आपकी भर जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इलाके वाला, इलाके के मतलब बिल्कुल सारे के सारे राज्य को बिल्कुल बराबर इलाकों में बांट देने, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि देखो हमारे सारे इलाके में ना बराबर आबादी नहीं रहती। शायद यहाँ पे एक कोई शहर बनाओ जहां पे इतने को इलाके में ही आपके 10 लाख लोग रहते हो, ठीक है। दूसरी साइड पे आपका कोई इतना बड़ा इलाका हो, इतना पूरा मिला के 10 लाख लोग रहते हैं। अब यहां पे फिर प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम कहाँ आती है, तकलीफ कहाँ आती है। देखो प्रॉब्लम ये है, अगर मैं कह रहा हूं कि इतने को इलाके में 10 लाख लोग हैं और इतने बड़े इलाके में 10 लाख लोग हैं, अगर मैं इन इलाकों को बराबर बांटू तो ये अगर पूरा इलाका मैं देखूं, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे शायद 25 लाख लोग रहते हैं। अब अगर मैं हर इलाके से अपना कोई ना कोई उम्मीदवार चुन रहा हूं, प्रतिनिधि चुन रहा हूं, यहां वाले इलाके वाले पूरे प्रतिनिधि को तो 25 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि हो जाएगा, अगर मैं ऐसे ज्योग्राफी बांट के करूं, क्योंकि यहाँ पे शहर है, लेट्स सपोज ये आपका सारा आपका यहाँ पे गांव ज्यादा हैं और खेत ज्यादा हैं, तो लोग दूर दूर रह रहे हैं, इस कारण इतने बड़े एरिया में 10 लाख लोग हैं। तो शायद इतने बड़े एरिया में कर करा के, मतलब इतना भी मान लो चलो, एक ब्लॉक में इतने में 10 लाख के लिए एक आदमी है। तो यहाँ पे अगर लोगों को मिलना होगा, ये 10 लाख वाले लोगों को मिलना तब भी आसान है अपने एमएलए से, क्योंकि लोग कम है। यहाँ पे 25 लाख के लिए एक एमएलए है, इस आदमी के पास टाइम ही कहाँ बचेगा। तो ऐसे तो ये बहुत ही ज्यादा बराबरी नहीं रही, क्योंकि जहां पे आबादी ज्यादा रह रही है उन्हें ज्यादा ध्यान भी दो। तो हम जो ऐसे क्या कहते हैं, इलाके के अकॉर्डिंग नहीं बांट सकते, क्योंकि हमारे सारा इंडिया बराबर तरीके से विकसित नहीं है। कहीं पे शहर बने हैं, कहीं पे आपके गांव हैं, और गांव भी कई बार बहुत दूर दूर है। तो इस कारण हम इन्हें इलाकों के तौर पे नहीं बांटते। हम क्या करते हैं, जहां पे जितनी आबादी रहती है उसके मुताबिक आपके सारे निर्वाचन क्षेत्र बनाना शुरू करते हैं। इस तरीके से ये सारे के सारे इलाके बनने शुरू हो गए। तो ऐसे आपकी अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र इस तरीके से दिखते हैं। कोई बहुत ही छोटे होंगे साइज में, क्योंकि यहाँ पे शायद शहरों के कारण लोग बहुत पास पास लोग रह रहे हैं। कई इलाके बहुत बड़े भी हो सकते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा गांव ही गांव है और बहुत दूर दूर गांव है, ताकि हर इलाके की, इस इलाके की भी, मतलब ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे 10 लाख लिखा है, ठीक है, कि हर इलाके की आबादी बराबर रहे, ठीक है। इस इलाके की आबादी में फर्क ना आए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऐसे इलाके की आबादी में फर्क ना आए, ठीक है। इस कारण ये ऐसे बांटा जाता है, ठीक है। कोई भी डाउट यहाँ पे किसी भी टाइप का, ठीक है, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो इस तरीके से आपका जितने भी इलाके हैं बांटे जाते हैं। देखो अब हमारे यहाँ पे राजनीति में क्या, कहाँ पे फिर हमारे लोकतंत्र कहाँ रह जाता है। हम 5 साल में एक बारी इन लोगों को चुनते हैं, उसके बाद ये लोग क्या काम करते हैं, नहीं करते, कितना काम करते हैं, हमसे कितना ज्यादा मिलते हैं, और हमारे जो मसले हैं उन्हें संसद या सरकार तक पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते, कोई हम इन तक कुछ कह नहीं सकते इन्हें, क्योंकि
5 साल में हम इन्हें कंट्रोल नहीं करते इसके बाद। तो इसके कारण क्या होता है, ये हमारे बिहाफ में, मतलब हमने क्या किया, एक आदमी को चुन दिया है और उस आदमी को हमने बोल दिया कि अगले 5 साल तुम ही हमारे बिहाफ पे सारी राजनीति चलाओ। अब वो चलाए ना चलाए, पर हम कुछ कर नहीं सकते। स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं होता। स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है कि इलेक्शन नहीं होते, वहां पे भी चुनाव होते हैं, ठीक है, वहां पे भी चुनाव होते हैं। पर जो वहां के लोग हैं ना, वो रोजमर्रा की राजनीति में भी भाग लेते हैं। कैसे? यहाँ पे जो चुनाव हैं वो भी होते हैं, तो लोग अपने प्रतिनिधि भी चुनते हैं वहां पे, पर उनके जो प्रतिनिधि है उनके प्रति इनके पास और भी हक है, उनकी सरकार के प्रति भी इनके पास और भी हक है। जैसे कि वो अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार भी रखते हैं। अब ये क्या होता है, देखो, जैसे हमारे यहाँ तो हम अगर कोई भी, जिसे भी हमने चुना था, वो आदमी भ्रष्ट निकले, निकम्मा निकले, कुछ भी निकले, हम 5 साल तक कुछ नहीं कर सकते। 5 साल बाद अगर हमें नहीं पसंद आया, हम उसे अगली बारी वोट नहीं डालेंगे, पर 5 साल तो उसका कुछ नहीं कर पाए ना। यहाँ पे क्या होता है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में भी ऐसे ही सारे के सारे इलाकों के अंदर निर्वाचन क्षेत्र बनते हैं जहां से लोग चुने जाएंगे। अब यहाँ पे जो लोग चुने जाते हैं, लेट्स सपोज ये वाला इलाका मान लो, ये वाले इलाके में जो चुना गया, ये रोजमर्रा की सरकार में यही काम कर रहा है, ठीक है। पर कल यहाँ के इलाके के लोगों को महसूस होता है कि ये या तो भ्रष्ट है या काम ठीक से नहीं कर रहा। यहाँ के लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ के चुन ऑफिस में जाकर वहां पर एक पत्र दे सकते हैं कि हम इस इंसान को वापस बुलाना चाहते हैं। वापस बुलाने का मतलब है इसे बोलो कि रिटायर हो जाए, अपनी कुर्सी छोड़ आए, और उसकी जगह हम किसी नए इंसान को भेजेंगे हमारे बिहाफ पे। तो इस आदमी के मन में हमेशा डर रहेगा कि काम करते रहना पड़ेगा, नहीं तो लोग वापस बुला लेंगे। एक पत्र लिखने से कुछ नहीं होता, मतलब पत्र लिखने का मतलब है उसके बाद फिर आपने सारे लोगों को, आपका काम होगा सारे लोगों को अवेयरनेस फैलाना, कैसा जागरूक करना कि मैं ऐसा कोई पर्चा दे आया हूं, आप भी जाके अपना सहयोग दीजिए। और अगर इस इलाके के ज्यादातर लोग मान गए कि हाँ इसे वापस बुलाना चाहिए, तो इस बंदे को अपना ऑफिस छोड़ के आना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ पे तो मंत्री बड़े बड़े घोटालों में फंस जाते हैं, तब भी कुर्सी छोड़ते ही नहीं है, बैठे ही रहते हैं कुर्सी पे, ठीक है, मानते ही नहीं है कि हमने कुछ गलत किया है। तो यहाँ ऐसा नहीं होता, अगर लोगों को लगा वो हमारा प्रतिनिधि गलत है, वो साथ के साथ वापस बुला लेंगे, ठीक है, और उसकी जगह दोबारा से चुन होंगे, एक नया इंसान भेजा जाएगा। तो लगातार डर बना रहता है वहां के प्रतिनिधियों में भी। फिर ऐसे ही हक मिलता है पहल का भी। पहल का हक का क्या मतलब है, देखो, अगर तुम चाहते हो कोई कानून बनाया जाए, या कोई कानून बना हुआ है, तुम चाहते हो ये कानून ठीक नहीं है, इसे खत्म किया जाए, तुम फिर से अपने वहां पे चुन ऑफिस में जाके पत्र दे सकते हो कि इस कानून को खत्म किया जाए। ये पत्र सारे देश में फैला दिया जाएगा। आपका काम है सारे लोगों में जागरूकता फैलाना कि मैंने ऐसा कोई पेपर दिया है, और आप भी जाइए और इसके लिए हाँ में वोट डालिए। अगर आपके देश के ज्यादातर लोग, या अगर राज्य का मामला है, राज्य के ज्यादातर लोग मान गए, तो वो कानून उन्हें हटाना ही पड़ता है। इस तरीके से वहां के लोग अपनी सरकार के ऊपर पूरा कंट्रोल रखते हैं। हमारा देश, आपका अमेरिका, आपका ब्रिटानिया, ये सारे देश जो हैं, इनमें ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हम वही कर पाते हैं, बस एक बार इलेक्शन कर दिया, उसके बाद अगले चुनाव की इंतजार करो, अगर इंसान नहीं पसंद आया तो उसे अगले चुनाव में बदलना। अब हमारी जो लोकतंत्र है अप्रत्यक्ष, इसे भी आगे 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। हमने यहाँ पे 3 देशों के बारे लिखा, आपका यूएसए, भारत और यूके। यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को 2 हिस्सों में बांट के पढ़ सकते हैं हम हमेशा। अब इन देशों को 2 हिस्सों में बांटे। एक साइड पर है आपका राष्ट्रपति राष्ट्रपति प्रणाली, दूसरी साइड पर है आपका संसदीय प्रणाली।
राष्ट्रपति प्रणाली, संसदीय प्रणाली। अब ये जो दो टाइप के सिस्टम है, इसका एग्जांपल जैसे आपका अमेरिका हो गया, ठीक है, और इसका एग्जांपल आपका भारत भी हो गया, और आपका यूके भी इसका एग्जांपल है, आपका ब्रिटानिया भी इसका एग्जांपल है। अब ये जो दोनों के दोनों सिस्टम के नाम है, प्रणालियों के नाम है, ये नाम इस चीज के ऊपर आते हैं कि सबसे ज्यादा इस देश में शक्ति किसके पास है, ठीक है, इनमें से किसके पास सबसे ज्यादा शक्ति है, राष्ट्रपति के पास या संसद के पास, ठीक है। देखो अमेरिका में क्या है कि वहां का जो राष्ट्रपति है उसके पास सारी शक्तियां, बहुत ज्यादा शक्तियां उसके पास, इसीलिए वो वहां का सबसे ताकतवर ऑफिस वही है। इसी कारण ये पूरी प्रणाली जो अमेरिका की है उसे राष्ट्रपति प्रणाली के तौर पर जाना जाता है। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति का जो ऑफिस है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, उसे इतनी शक्तियां नहीं दी हुई। यहाँ पे क्या किया हुआ है हमारे भारत में, हमारे भारत में दो ऑफिस बनाए हुए हैं। एक है आपका भारत के राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का ऑफिस बनाया हुआ है, और दूसरा ऑफिस बनाया हुआ है आपका भारत के प्रधानमंत्री का। भारत के राष्ट्रपति का और भारत के प्रधानमंत्री का दो आपके ऑफिस बनाए हुए हैं। अब जो भारत का राष्ट्रपति होते हैं वो एक तरह से आपके राज्य के मुखिया हैं, और जो आपके प्रधानमंत्री हैं वो आपके जो भारत सरकार है, सरकार के मुखिया हैं। अब ये राज्य का क्या मतलब होता है और सरकार का क्या मतलब होता है, सबसे पहले इस चीज को जानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि राज्य, हम तो हमेशा राज्यों को, ये जितने भी आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन्हें राज्य बोलते हैं। देखो हम राज्य जो एक शब्द है, राज्य शब्द का मतलब इससे कहीं गुना ज्यादा बड़ा है। पूरे भारत को भी आप एक तरीके से राज्य बोल सकते हो। देखो राज्य सिर्फ एक कोई सरहद से नहीं बनता, कोई कानून से नहीं बनता। राज्य के अंदर वहां के रहने वाले लोग भी राज्य बनाते हैं। उसके बाद वहां की जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, वो भी, कोई बाउंड्री होगी, कुछ भी हो गया, पहाड़ हो गए, सब कुछ, ठीक है। फिर उसके आगे जो भी वहां की अपनी खुद की राजनीतिक व्यवस्था है, वो भी इसी का ही हिस्सा होगी। और आपके जो संस्कृति हुई, हर देश की अपनी संस्कृति होती है, हमारी भी यहाँ पे जो संस्कृति है, ये सारी चीजें एक राज्य बनाती है। तो राज्य में जो सरकार है, जो हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, देखो भारत देश या भारत राज्य ये अभी से नहीं है, इसे तो एग्जिस्ट करते हुए हजारों साल हो गए हैं। इसमें राजे भी आए हैं, राजे भी अलग अलग रहे हैं, ठीक है, उसके बाद उनका चलाने का तरीका भी अलग अलग रहा है, पर भारत देश की भूगोल वही रहा है, यहाँ के लोगों की संस्कृति और लोग भारतीय रहे हैं। तो एक तरीके से जो आपका राज्य होता है, राज्य ऐसी चीज को बोला जाता है जो वहां पे स्थायी है, ये कहीं नहीं जाने वाला, ये हमेशा रहने वाला है, ये तो रहता ही रहता है। सरकारें आती जाती रहती हैं, आपकी वाजपेयी जी की आपने स्पीच भी सुनी होगी कि सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश रहना चाहिए। उनका मतलब इस चीज से था कि ये तो हमेशा ही रहना चाहिए, ये हमेशा रहता ही है। जो आपकी सरकार है ये हमेशा, ये अस्थाई है, ये अस्थाई निकाय है। इसका काम सिर्फ ये है कि ये हमें राज्य चलाने में मदद करते हैं, बाकी इनका कोई काम नहीं है। ये तो हर 5 साल बाद बदल जाती है। कल हम शायद, आज हम क्या कहते हैं, संसदीय प्रणाली कर रहे हैं, कल शायद हम राष्ट्रपति प्रणाली कर लें, ठीक है। कोई भी चीज है, ये चीजें बदल सकती हैं, पर ये चीज वही रहेगी।
घूम फिर के कहीं ना कहीं ये चीजें वैसी ही रहती हैं। तो राज्य और सरकार में ये फर्क आता है। दूसरी चीज देखो, हमने भारत में देखो, वहां पे अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में ऐसे कोई दो ऑफिस नहीं है आपके। अमेरिका में सिर्फ लाल पेंशन जो आपके अमेरिका के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति का ही ऑफिस एग्जिस्ट करता है। वहां पे कोई भी प्रधानमंत्री का ऑफिस नहीं है। वहां पे सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति का ऑफिस है, वहां पे प्रधानमंत्री का कोई ऑफिस नहीं है। अब इसके कारण फिर हमने दो ऑफिस क्यों बनाए? देखो, हमें हमेशा से ये, जब हमने नई नई आजादी पाई, हमें ये डर हमेशा था कि कोई ऐसा इंसान यहाँ के, हम अगर सिर्फ राष्ट्रपति की कुर्सी बनाते या सिर्फ प्रधानमंत्री बनाते, तो हमें हमेशा ये था कि अगर यहाँ पे आकर कोई ऐसा इंसान बैठ गया, देखो हम कभी फ्यूचर तो नहीं देख सकते कौन आके बैठेगा आगे फ्यूचर में, ठीक है, आज से 25-30 साल बाद कौन कुर्सी पे बैठेगा। तो आपके, हमें ये डर था कि अगर यहाँ पे आकर कोई बैठ गया तो ऐसा ना हो कि वो इंसान तानाशाह बन जाए और भारत के अंदर लोकतंत्र ही ना रहे। तो हमने क्या किया, हमने दो ऑफिस बना दिए। प्रधानमंत्री जो सारी सरकार चलाता है, और सरकार मतलब सरकार सारे मंत्रियों के साथ मिलकर ये सरकार चलाते हैं और यही सारे फैसले लेते हैं। इनके फैसले राष्ट्रपति को मानने ही मानने पड़ते हैं। पर फिर राष्ट्रपति का काम क्या रहा? देखो, राष्ट्रपति का काम है जो भी फैसला लिया गया है उसके ऊपर साइन करना, बस इतना को काम है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का इससे बड़ा कोई काम नहीं होता, बस साइन करने होते हैं। वो भी फैसला, डॉक्यूमेंट सब कुछ नीचे से बन के आता है प्रधानमंत्री को से, और जो वो कहेंगे उन्हें वही करना पड़ता है आमतौर पे। पर हमने ये साइन करने के लिए एक ऑफिस इतना बड़ा अलग क्यों बना दिया? क्योंकि साइन, हम इस चीज को मान के चलते हैं कि देखो, जो भी राष्ट्रपति बना होगा या बनी होंगी, उनमें हम उनकी समझ के ऊपर काउंट करते हैं कि अगर कोई भी इंसान तानाशाह बनने की कोशिश करे, राष्ट्रपति ऐसे किसी ऑर्डर के ऊपर साइन करने से मना कर दे या टाल दे, जो भी चीज भारत के खिलाफ है उसके ऊपर वो साइन ही ना करे। तो इसलिए हमने ये पावर तोड़ के रखी हुई है कि भारत में कोई भी आके तानाशाह बन के ना बैठ जाए। ठीक है, इसी कारण, क्योंकि इनके पास कोई पावर नहीं है, इन्हें हम कह देते हैं कि ये नाम मात्र ही प्रधान है। नाम मात्र प्रधान है, अध्यक्ष है। ठीक है, क्योंकि सारी शक्ति इनके पास है, इन्हीं के कहने पे आपका राष्ट्रपति काम करते हैं। तो आपके असली अध्यक्ष ये हैं, असली अध्यक्ष ये हैं। ठीक है, तो इन्हें जो शक्ति मिली है वो सिर्फ, जो इन्हें नाम मिला हुआ है वो सिर्फ कानूनन मिला हुआ है, और इनके पास वास्तव में शक्ति है। ठीक है, तो इस तरीके से अब अभी भी संसद कैसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुई वो तो हमने कहीं बनाया नहीं। देखो, ये चीज हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। पर यहाँ पे जो भारत के प्रधानमंत्री है ना, इनके ऊपर संसद पूरा कंट्रोल करती है। ये वो करेंगे जो संसद चाहेगी, संसद द्वारा नियंत्रित। जगह कम थी, थोड़ा सा नियंत्रित लिखा है ये। ठीक है, ओ, ठीक से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये संसद द्वारा नियंत्रित है। ये कैसे नियंत्रित है, लेक्चर में हम जब पूरे भारत सरकार का एक डायग्राम बनाएंगे जिससे आपको पूरा भारत सरकार समझ आ जाएगी कैसे काम करती है, तो उसमें पता चल जाएगा कि कैसे राष्ट्रपति आपके संसद से जुड़े हुए हैं और कैसे संसद उनके ऊपर कंट्रोल बनाई रखती है। अब देखो, हमने यहाँ पे भारत और यूके को भी एक साइड लिखा है। अब इन्हें भी अलग अलग करके पढ़ें क्योंकि इनमें भी फर्क है। कैसा फर्क है? देखो, आपके दो तरीके की अब लोकतंत्र हो सकता है। एक होता है जिसे हम कहते हैं राजशाही लोकतंत्र, और दूसरी साइड पे है
रिपब्लिकन लोकतंत्र। एक होता है राजशाही लोकतंत्र और दूसरा होता है रिपब्लिकन लोकतंत्र। ये दोनों है क्या? राजशाही लोकतंत्र और रिपब्लिकन लोकतंत्र, ये हमेशा, ये जो नाम रखा जाता है ना, ये हमेशा इस चीज को देख के रखा जाता है कि जो आपके राज्य के प्रमुख हैं उनका दफ्तर किनके पास है। देखो पिछले लेक्चर में हमने राजशाही और लोकतंत्र ये अलग अलग शब्द पढ़े थे, अब यहाँ पे इन्हें जोड़ के क्यों लिख दिया? देखो इसका एग्जांपल जो है, इसका एग्जांपल है जो आपका ब्रिटेन है, ब्रिटानिया है, यूके है, वो इसका एग्जांपल है। दूसरी साइड पे अब फिर से हमारे साथ जोड़ दें, एक तो हम भारत देश हमारा, और दूसरी हमारे साथ हैं यूएसए। इस मामले में हम दोनों एक साथ हैं, पिछले में हम यूके जैसे थे। तो सरकारों के काम करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। देखो राजशाही लोकतंत्र क्या है, देखो आपके यूके का हमने लास्ट लेक्चर में सिस्टम पढ़ा था कि वहां पे आपकी रानी है, जो सबसे टॉप के ऑफिस पे रानी बैठी हुई है। देखो जो हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति काम करता है ना, वहां पे वो काम रानी करती है। रानी का काम सिर्फ साइन करने का है, रानी और कुछ नहीं करती, पर वो जो सबसे टॉप का ऑफिस है वो लेके बैठी हुई है। कल रानी की डेथ भी हो जाए तब भी रानी के बाद उनके परिवार के पास ही ऑफिस रहेगा। तो यहां पे एक ही परिवार के पास ही ऑफिस है, तो एक ही परिवार के लोग ही ऑफिस में बैठ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से यही है आपकी राजशाही, जहां पे एक ही परिवार के लोग ये टॉप ऑफिस को संभाल रहे हैं। तो हम लोकतंत्र क्यों कह रहे हैं? देखो इससे नीचे जो आपका सारे के सारा ब्रिटानिया का सिस्टम है, जहां पे प्रधानमंत्री उनके भी बनते हैं, ठीक है, उनका जो सारे के सारे मंत्री हैं उनका काउंसिल हो गया, फिर इन्हें कंट्रोल करती है। देखो हमने जो सिस्टम कॉपी मारा है वो यूके से कॉपी मारा है, तो इस कारण ये वैसे दिखता है। हमारे भी यहाँ पे संसद, संसद को कंट्रोल करती है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को कंट्रोल, मतलब प्रधानमंत्री आगे कंट्रोल करते हैं आपके राष्ट्रपति को। वहां पे राष्ट्रपति की जगह रानी बैठी हुई है, रानी के बाद आगे और कोई बैठ जाएगा। संसद को चुनते हैं लोग, जैसे हमने 2019 में आपने वोट डाली होगी, वैसे ही अगली बारी लोकसभा के इलेक्शन होंगे। तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला सारा है, यहाँ पे उनका लोकतंत्र एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे नीचे तो लोकतंत्र है, बस ये जो एक ऑफिस है ना, ये राजशाही है। अब दूसरी साइड पे भारत और यूएसए को देखा जाए, देखो जो हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति है, हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति है, हमारे यहाँ पे देखो भारत का, मतलब भारत के अंदर भारत का कोई भी नागरिक जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, आप अगर किसी दिन चाहो, आपकी इच्छा है, आप एक दिन राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो सकते हो, और अगर आप जीत गए तो आप भी भारत के राष्ट्रपति बन जाओगे। ठीक है, ये हकीकत है। कोई भी भारत का जो सबसे टॉप का ऑफिस है, चाहे उसके अंदर कोई पावर नहीं है, पर भारत का सबसे टॉप का ऑफिस तो यही है, ये आप भी हासिल कर सकते हो इसके चुनाव में खड़े होके। तो भारत और यूएसए में कोई भी नागरिक चाहेगा वो वहां का राष्ट्रपति बन सकता है। ये जो शक्ति आती है, इसी से रिपब्लिकन देश कहलाते हैं। देखो ये दो शब्दों में यही फर्क है। जिन देशों में जो ये सबसे टॉप का ऑफिस है, जो राज्य का सारा प्रमुख होगा, अगर वो एक ही परिवार के पास वो ऑफिस है, उसे हम कहेंगे राजशाही लोकतंत्र। अगर इस टॉप के ऑफिस में कोई भी उस देश का नागरिक बन सकता है, उसे हम कहेंगे वो एक रिपब्लिकन देश है। तो आप और मैं एक रिपब्लिकन देश में रहते हैं। आप हमारा पासपोर्ट देखोगे, उसके ऊपर रिपब्लिकन, रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होता है। वो रिपब्लिक वर्ड इसी चीज को रेफर कर रहा है कि आपके देश में कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है। देखो हम, हमारे यहाँ पे फर्क है
के राष्ट्रपति चुने कैसे जाते हैं भारत और अमेरिका में। देखो, आप और मैं भारत में जब हम बैठे हैं, हम कभी भी खुद राष्ट्रपति के चुनावों में भाग मतलब चुनावों में वोट नहीं डालते। आप और मैं, हम नहीं डालते। तो वोट कौन डालता है? अगर ये इंसान चुना जा रहा है तो वोट कौन डालता है? देखो, ये जो हमारी यहाँ डेमोक्रेसी सबसे पहले बताई थी, अप्रत्यक्ष, यहाँ पे ये भी है कि हमने जिन अपने प्रतिनिधियों को चुना है ना, आपके एमपी और एमएलए, ये लोग आगे वोट डालते हैं। जो भी लोग राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होंगे, उनमें से ये लोग चुनते हैं कि कौन बनेगा राष्ट्रपति। हमने इन्हें चुना, ये चुनते हैं आगे राष्ट्रपति कौन बनेगा। और क्योंकि हमारे बीच में एक इंसान आ रहा है जो आगे उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति के चुनाव हैं वो भी अप्रत्यक्ष होते हैं, डायरेक्ट नहीं होते। हम डायरेक्ट वो होंगे जहां पे हम, आप और मैं वोट डाल रहे हैं। पर यहाँ पे आपके अमेरिका की बात करूं, अमेरिका में वहां के सारे लोग अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो वहां पे आपके प्रत्यक्ष होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट है इंडिया में और वहां पे डायरेक्ट है। तो इस तरीके से है आपके सिस्टम्स में ये थोड़ा थोड़ा फर्क है। अब इसके बाद हम इस चीज को पढ़ें कि आपके लोकतंत्र होता कैसा कैसा, लोकतंत्र में फर्क क्या क्या है, मतलब किस देश को आप कहेंगे कि एक लोकतंत्र है। देखो, लोकतंत्र के अपने आप में कुछ फीचर होते हैं, कुछ चीजें होनी चाहिए अगर आपको देश को लोकतंत्र कहना है। जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो भी आपके देश में 18 साल से उम्र हो गया, जो भी 18 साल से ऊपर हो गया, जिसे हम एडल्ट कह देते हैं, उसे अपने आप वोट डालने का अधिकार मिल जाना चाहिए। उसे कहीं जाके अप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं करना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, कोई भी उसका लिंग हो, कुछ भी हो। अगर वो 18 का हो गया है, उसे मतलब चुनावों में भाग लेने का अधिकार, मतलब वोट डालने का, खड़े नहीं हो सकते, वोट डालने का अधिकार अपने आप मिल जाना चाहिए। जैसे ही आप एडल्ट माने जाते हो, एडल्ट हमारे इंडिया में उम्र है 18 साल मानी जाती है। ठीक है, तो इस चीज को हम लिख भी दें, प्रत्येक निवासी वयस्क एडल्ट होना चाहिए। ठीक है, वयस्क हो गया, को धर्म, जाति, लिंग पर विचार किए बिना मतदान करने का अधिकार है। तो उसे तो हम बोलेंगे, है नहीं, बिंदी नहीं आएगी, सॉरी, है, उसे बोलेंगे कि ये एक लोकतंत्र है जहां पे बिना कोई फर्क किए आपके वोटिंग का अधिकार मिले। देखो, 1950 से लेके 1989 तक हमारे यहाँ पे वयस्क या एडल्ट किसे माना जाता था? जो भी 21 साल का होता था उसे माना जाता था, और 21 साल पे आपका वोटिंग का हक मिलता था। पर 1989 में हमने अपने संविधान में संशोधन किया, अमेंडमेंट की, 61, ये नंबर याद रखना पड़ेगा आपको, कब आपकी ये चीज चेंज की गई थी। तो इस चीज को याद रखना, संविधान के अंदर संशोधन किया 1989 में, और इससे हमने उम्र कम करके 18 साल कर दी। और अब भारत में जो भी 18 साल का होता है, उसे अपने आप
वोटिंग का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, अभी भारत सरकार विचार कर रही है कि आगे इसे कम करके 16 साल कर दिया जाए, पर अभी किया नहीं है। जब करेगी तब हम इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, पर अभी ये नहीं किया हुआ है। पर हम और ये उम्र कम क्यों कर रहे हैं? देखो, और लोगों को हम लोकतंत्र में शामिल करना चाहते हैं। यही तो आगे जाके भारत का युवा, यही तो है भारत का आगे जाके फ्यूचर भी इन्होंने बनना है, भविष्य भी यही है। तो ये पहले से ही चुनने लग जाए इन्हें कैसी सरकारें चाहिए, तो हम इन्हें अधिकार दे रहे हैं इस तरीके से। दूसरी चीज है, अगर आपका एक लोकतंत्र है उसमें एक वोट एक मूल्य। इसका क्या मतलब है? मान लो दो व्यक्ति हैं, एक ए और एक बी है। ये इसका जो रिलीजन है, इसका जो धर्म है वो क है, ठीक है, और इसका जो रिलीजन है वो द है। ठीक है, बस मानने के लिए, इसका जो धर्म है वो क है, इसका द है। ठीक है, अब अगर ये व्यक्ति, हाँ, अगर कानून बना दिया जाए कि जो भी क धर्म के लोग हैं अगर वो एक वोट डालेंगे, इनकी एक वोट दो के बराबर मानी जाएगी। ठीक है, तो यानी कि अगर ये एक बार वहां बटन दबा के आए, इनकी वोट दो के बराबर मानी जाएगी। द धर्म के अगर लोग एक वोट डालते हैं, इनकी वोट एक के बराबर ही मानी जाएगी। तो ये कोई बराबरी तो नहीं हुई आपकी। एक अच्छे लोकतंत्र में हमेशा बराबरी होनी चाहिए, यानी कि इसका मतलब होना चाहिए कि अगर एक वोट डली है, एक ही काउंट हो। ठीक है, बिना किसी जात पात किसी भी फर्क के एक वोट एक ही उस चीज की मानी जाए। ठीक है, अगली चीज है आपका जो आपकी सत्ताधारी, जो आपकी इस टाइम सरकार में बैठे हैं, सत्ताधारी जो पार्टी है, कोई भी हो सकती है किसी टाइम पे, उनके हारने के चांस उतने ही हों जितने एक ऑपोजिशन में बैठे व्यक्ति के जीतने के हैं। ठीक है, मतलब जो आज सरकार चला रहे हैं, देखो जो सरकार चला रहा है उसके पास एक अपने आप ही एडवांटेज है, एक अपने आप ही उसके पास चीज है, वो है कि वो सारी सरकार को अपने मुताबिक कंट्रोल कर सकता है। और जो सत्ताधारी है, ऐसा ना हो कि वो सारी सरकार को चलाए ही ऐसे कि वही जीते। उस करने को कर दे, अगर आपका सिस्टम करप्ट हो तो ये करने को कोई भी कर दे। पर बात यहाँ पे ये आती है, अगर वो ऐसा करते हैं तो ये एक लोकतंत्र नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे फिर बराबरी नहीं रही ना, क्योंकि जो तो पहले ही आपके सत्ता में बैठा है, वो अपने आप को सत्ता में बिठाई रखने के लिए हर चीज का इस्तेमाल कर रहा है कि बस मैं बैठा रहूं, तो वो सरकार का गलत इस्तेमाल कर रहा है। चांस हमेशा 50-50 होना चाहिए। अगर वो इंसान के चांस 50% जीतने के, 50% ही हारने के होने चाहिए। तो इस तरीके से आपके बराबरी का मुकाबला होना चाहिए। ठीक है, सरकार बराबरी के मुकाबले का ये मतलब नहीं है कि कोई इंसान पॉपुलर नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है कोई इंसान ज्यादा मशहूर है, लोग उसे वोट डालना चाहते हैं, वो ठीक है। पर अगर सरकारी सारा सिस्टम ही ऐसे बनाया गया है कि वो इंसान कभी जीत ही ना पाए, तो अपने आप में वो गलत होगा। और आखिरी चौथी चीज है कि आपके देश में सारे चुनावों का संचालन कौन कर रहा है? क्योंकि अगर एक आपका लोकतंत्र देश है, उस उस देश के अंदर स्वतंत्र और निष्पक्ष निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष ये तभी हो पाएंगे जब आपकी कोई स्वतंत्र निकाय चुनाव करवा रही है। अब आपके संविधान ने इसका भी प्रबंध करके रखा हुआ है। आपके संविधान के अंदर ना, जो भारत का संविधान है, इसके अंदर है आपका अनुच्छेद 324, जिससे बनाई गई है आपकी भारत
निर्वाचन आयोग, जो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो संवैधानिक निकाय है, उसे संविधान के द्वारा बनाया गया है। 324 आपका आर्टिकल, ये आपका अनुच्छेद 324 आपके कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में दिया हुआ है, उसके अंडर ये बनी है। ये जो आपकी निकाय बनाई गई है, ये अपने आप में आजाद बनाई गई है। आजाद का मतलब है इनका जो भी बजट होता है सरकार उसके ऊपर कट नहीं लगा सकती। दूसरा, जो इसके मेंबर हैं, इसके 3 सदस्य होते हैं, इसके 3 मेंबर हैं, ठीक है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसे हम कहते हैं, और 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स। इन्हें हटाना बहुत मुश्किल है, खास करके जो चीफ है उसे हटाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें, तो अगर कोई भी देश ये सारी चीजें पूरी करता है वो एक लोकतंत्र है, जैसे कि भारत आपका। ठीक है, ये था आपका आज का लेक्चर।